इसके पहले हमने देखा था प्रबंध की आवश्यकता एवं विशेषताओं को जाना था। आज हम देखेंगे प्रबंध के क्षेत्र में फ्यूल का योगदान अर्थात हेनरी फ्यूल का योगदान। तो सबसे पहले हम हेनरी फ्यूल का जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, महान प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में सन 1841 ईस्वी को हुआ। उन्होंने अपना जीवन एक इंजीनियर के रूप में प्रारंभ किया। 1860 ईस्वी में वे कोयला खान कंपनी में इंजीनियर के रूप में नियुक्त हो गए। 1866 ईस्वी में वहां के प्रबंधक हो गए। 20 वर्ष तक प्रबंधक पद पर रहने के पश्चात 1887 ईस्वी के आसपास कंपनी को हानि होने लगी। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी कंपनी का महाप्रबंधक बना दिया गया। इस पद पर वे 30 वर्षों तक कार्यरत रहे। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कंपनी की हानि को लाभ में बदलकर कंपनी को उन्होंने एक सुदृढ़ एवं सशक्त स्थिति में पहुंचा दिया। फिर फ्यूल को उच्च पदों पर रहने के कारण प्रबंध का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव था। प्रबंध की समस्याओं का उन्होंने खूब अध्ययन किया। सन 1916 में फ्रेंच भाषा में सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था। फिर 1918 ईस्वी में वे सेवानिवृत्त हो गए। इसके पश्चात वे वहां के संचालक बना दिए गए। इसी समय उन्होंने प्रशासन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत प्रबंध या प्रशासन के 14 सिद्धांत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। फ्यूल ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की रचना सन 1916 में की थी, जिनका हिंदी अनुवाद 1929 में भी किया गया और सन 1925 में फ्यूल की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं फ्यूल का योगदान। तो देखिए, हेनरी फ्यूल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। चूंकि प्रबंध या प्रशासन के क्षेत्र में अपने विचार या सिद्धांत फ्यूल ने प्रस्तुत किए थे, इसलिए फ्यूल ने उद्योग एवं प्रशासन के ऊपर अनेक पुस्तकें व निबंधों की रचना की थी। तो प्रबंध व प्रशासन के क्षेत्र में उनका योगदान निम्नानुसार था, जिसे 7 भाग में बांट दिया गया। पहला था आपका प्रबंध के तत्व, दूसरा था प्रशासन शब्द का प्रयोग, तीसरा था कार्यों का वर्गीकरण, चौथा था प्रबंध की योग्यता, पांचवा नियंत्रण व विस्तार, छठवां फ्यूल के प्रमुख ग्रंथ और सातवां था प्रबंध के 14 सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रबंध के तत्व। तो फ्यूल ने अपनी पुस्तक में प्रबंध के केवल 5 तत्वों की ही विवेचना की। कितने तत्वों की? 5 तत्व, मतलब 5 भागों में उसको बांटा गया था। पहला था आपका नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण। अर्थात पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा आदेश, चौथा समन्वय और पांचवा नियंत्रण है। तो फ्यूल के ये 5 तत्व प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है। दूसरा देखते हैं प्रशासन शब्द का प्रयोग। तो फ्यूल ने प्रबंध व प्रशासन में कोई भेद नहीं किया है, अर्थात कोई भी अंतर नहीं किया है। उनकी किताब में शीर्ष प्रबंध व प्रबंध के स्थान पर प्रशासन शब्द का प्रयोग किया। उनके 14 सिद्धांत भी प्रशासन के सिद्धांत के नाम से ही क्या है? प्रसिद्ध हैं। तीसरा देखते हैं हम कार्यों का वर्गीकरण। तो फ्यूल ने व्यवसाय में की जाने वाली सभी क्रियाएं अर्थात सभी कार्यों को फ्यूल ने 6 भागों में बांट दिया, मतलब 6 भाग में उसको क्या कर दिया गया? वर्गीकृत किया। वे विभाग देखिए, तो पहला था तकनीकी विभाग, दूसरा था आपका वाणिज्यिक विभाग, तीसरा था वित्तीय विभाग, चौथा था लेखाकर्म विभाग, पांचवा था प्रशासनिक विभाग और छठवां था सुरक्षा विभाग। तो सबसे पहले आपका आता है तकनीकी विभाग। तो तकनीकी विभाग के अंतर्गत क्या क्या था? तो उत्पादन एवं निर्माण संबंधित कार्य। दूसरा था वाणिज्यिक विभाग, तो इसके अंतर्गत था क्रय विक्रय संबंधित पूरे कार्य। फिर तीसरा था वित्तीय विभाग, तो वित्तीय अर्थात वित्त प्राप्ति के साधन व उपयोग संबंधित कार्यों को शामिल किया। चौथा था लेखाकर्म विभाग, जिसके अंतर्गत आपका आ गया हिसाब किताब रखना, स्टॉक व लागत संबंधित कार्यों का लेखा जोखा रखना। फिर पांचवा आता है आपका प्रशासनिक विभाग, जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, समन्वय, आदेश, नियंत्रण संबंधित कार्यों को रखा गया। फिर छठवां था आपका सुरक्षा विभाग। अब सुरक्षा का अर्थात आप सभी जानते ही हैं, तो संपत्ति, माल, स्कंध व करों की सुरक्षा के उपाय। तो फ्यूल ने किसी भी उपक्रम के लिए सामान्यतः उपयुक्त 6 विभागों को ही आवश्यकता पर बल दिया, मतलब इन्हीं 6 विभागों को ही आवश्यकता पर उन्होंने मुख्य रूप से बल दिया। चौथा देखते हैं हम प्रबंध की योग्यता। तो देखिए, फ्यूल के अनुसार प्रबंध की विकास व उपक्रम की प्रगति का केंद्र बिंदु कौन होता था? प्रबंधक होता था। अतः इसमें
योग्यताओं का होना अति आवश्यक था। जैसे क्या क्या था, तो शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा था समस्त उत्तरदायित्व स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए उनमें। तीसरा उन्होंने कहा था पूर्णतः शिक्षित व सामान्य ज्ञान होना चाहिए। चौथा था उद्योग एवं व्यापार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पांचवा बोला गया था उन्होंने लेखा, कर्म एवं व्यावसायिक नियमों का उनको ज्ञान होना। और छठवा उन्होंने कहा था प्रशिक्षण, चूंकि प्रबंधकों में प्रबंधकीय योग्यता जन्म से नहीं होती है, अतः प्रबंधकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना। फिर उन्होंने पांचवा बताया गया है उनके योगदान में नियंत्रण का विस्तार, मतलब किस प्रकार से नियंत्रण करना। तो फ्योल का मानना है कि उचित नियंत्रण हेतु अधीनस्थों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अधिकारी के नीचे अधीनस्थों की संख्या कितनी होगी यह कार्य की प्रगति पर निर्भर करता है, मतलब कितने लोगों को रखने हैं उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। किंतु सामान्य दशा रहने पर अधीनस्थों की संख्या 4 या 5 होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं हम फ्योल के प्रमुख ग्रंथ। तो फ्योल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन थे, तो देखिए पहला था आपका जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। दूसरा था इंडस्ट्रियल एंड जनरल, ठीक। फिर तीसरा था लॉ डॉक्ट्रिन एंड रिमिस्ट्रियू डास्ट इंटॉल। ये क्या था, उनके प्रबंध के फ्योल के प्रमुख ग्रंथ थे। अब सातवां देखते हैं हम प्रबंध के 14 सिद्धांत। तो देखिए फ्योल ने अपनी पुस्तक में प्रशासन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। चूंकि उन्होंने प्रशासन व प्रबंध को एक ही रूप में स्वीकार किया है, अतः उनके 14 सिद्धांतों को प्रबंध भी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको हम आगे देखते हैं। देखिए तो प्रबंध के 14 सिद्धांत। तो प्रबंध के 14 सिद्धांत का पहला था श्रम विभाजन का सिद्धांत। दूसरा था अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। तीसरा था अनुशासन का सिद्धांत। चौथा था आदेश की एकता का सिद्धांत। पांचवा निर्देश की एकता का सिद्धांत। छठवां सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। सातवां कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। आठवां केंद्रीकरण का सिद्धांत। नौवां व्यवस्था का सिद्धांत। 10वां समता का सिद्धांत। 11वां स्थायित्व का सिद्धांत। 12वां पहल शक्ति का सिद्धांत। 13 पदाधिकारियों में संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत। और 14 था सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो देखिए श्रम विभाजन अर्थात काम, तो विशिष्टीकरण के आधार पर श्रम विभाजन करना एक अच्छे प्रबंध की क्या है, आवश्यकता है। चूँकि किसी भी उपक्रम में समान क्षमता वाले कर्मचारी नहीं होते, मतलब सभी कर्मचारियों में एक समान क्षमता हो यह जरूरी नहीं है। अतः कर्मचारियों मजदूरों की उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य का युक्ति संगत विभाजन करना चाहिए, अर्थात उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम देना चाहिए। इस हेतु श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करने से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। किन्होंने बताया हमें, फ्योल ने फ्योल का पहला सिद्धांत रहा ये। फिर दूसरा था अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। तो देखिए अधिकार एवं दायित्व एक गाड़ी के 2 पहियों के समान है। क्या बोला गया है, अधिकार एवं दायित्व एक गाड़ी के 2 पहियों के समान है, अर्थात अधिकारों को दायित्व तथा दायित्व को अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करे उसे अधिकार अवश्य देना चाहिए, जिससे वह अधिकारों द्वारा श्रेष्ठ कार्य करवा सके। तीसरा था अनुशासन का सिद्धांत। तो देखिए जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ कुछ नहीं, अतः श्रेष्ठ कार्य एवं परिणामों की आशा वहीं करनी चाहिए जहाँ क्या हो, अनुशासन हो। इस हेतु आवश्यक नियम, कानून व दंड का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। सभी स्तरों पर पर्यवेक्षण अच्छा होना चाहिए। इसलिए फौज में कहा गया है सैनिक कभी खराब नहीं होते, खराब होते हैं अधिकारी। खराब अनुशासन एक बुराई है जो खराब नेतृत्व से क्या होती है, आती है। फिर चौथा सिद्धांत हमारा आता है आदेश की एकता का सिद्धांत। जो हमें आदेश मिल रहा है उसकी एकता का सिद्धांत में कैसा होगा, तो देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों को आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, कोई भी जो कर्मचारी है वो एक ही आदेश को क्या करे, पालन करें, अर्थात कर्मचारियों को आदेश एक ही अधिकारी द्वारा मिलना चाहिए, अलग अलग अधिकारियों के द्वारा नहीं, क्योंकि अनेक अधिकारियों के आदेश भी अलग अलग होंगे। ऐसी दशा में क्या होगा, कर्मचारी किस आदेश का पालन करे वह दुविधा की स्थिति होती है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, आदेश एक ही अधिकारी से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। फिर पांचवा है निर्देश की एकता का सिद्धांत। तो देखिए कार्य के दौरान कर्मचारियों को किसी एक ही
कार्य के दौरान किसी एक ही निर्देशक से निर्देश मिलना चाहिए ताकि उस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके और एक से अधिक निर्देश की स्थिति में कार्य में क्या आती है, रुकावट आती है। फिर छठवां देखते हैं हम क्या, सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। तो देखिए फ्योल का मानना है, अब देखिए क्या मानना है उनका, तो देखिए संगठन में व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य या सामूहिक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामान्य हितों में व्यक्तिगत हित क्या होती है, निहित होती है, मतलब उसी में समाहित होती है। क्योंकि व्यक्तिगत हित में चूंकि व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है जो संगठन में आलस्यपन तथा कमजोरी को प्रकट करता है और आपसी में क्या होता है, मनमुटाव को बढ़ाता है, किंतु कुछ विशेष दशा में व्यक्तिगत हितों को क्या करना चाहिए, नकारात्मक नहीं करना चाहिए। फिर सातवां आते हैं हम कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। तो देखिए अच्छे कार्य के लिए अच्छा पारिश्रमिक अत्यंत आवश्यक है, अर्थात उन्हें अच्छे से अच्छा वेतन मिलना चाहिए, पारिश्रमिक अर्थात उनका पेमेंट। तो देखिए इससे कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन एवं उत्साह में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि वो जितना अच्छा कार्य करेंगे और उनको कार्य करने के लिए उनको उतना ही क्या किया जाए, उनको पारिश्रमिक दिया जाए, तो अपने कार्य में अच्छे से और रुचिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर अच्छी मजदूरी सदैव लाभप्रद होती है। फ्योल ने कहा है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर व भुगतान पद्धति संतोषप्रद होना चाहिए, मतलब उन कर्मचारियों को अपने पारिश्रमिक से क्या मिलना चाहिए, संतोष मिलना चाहिए। यदि वृत्ति भुगतान की पद्धति उचित होगी तो कर्मचारी सदैव क्या होंगे, संतुष्ट रहेंगे। इस हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति क्या होगी, श्रेष्ठ होगी। अब आगे चलते हैं आठवां, केंद्रीकरण का सिद्धांत। तो देखिए केंद्रीकरण बोला जा रहा है तो उपक्रम में केंद्रीकरण की नीति अपनाए जाने यह एक विकेंद्रीकरण संस्था के स्वभाव पर क्या होती है, निर्भर होती है। बड़े उपक्रमों में विकेंद्रीकरण नीति को अपनाना क्या होता है, आवश्यक हो जाता है, जबकि छोटे व्यवसाय में केंद्रीकरण की नीति श्रेष्ठ हो जाती है। अतः परिस्थिति व स्वभाव के अनुकूल केंद्रीकरण का विस्तार क्या होना चाहिए, करना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं नौवां, व्यवस्था का सिद्धांत। तो देखिए फ्योल के 14 सिद्धांत में हमारा नौवां सिद्धांत कौन सा था, व्यवस्था का सिद्धांत। तो देखिए सबसे पहले यह सिद्धांत यह बताता है कि सामग्री, मशीन व कर्मचारी सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। किसके लिए बोला जा रहा है, चाहे वो सामग्री हो, मशीन हो या फिर कर्मचारी हो, सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी, कौन देगा, औजार कहाँ रहेगा, उसे कब और कौन संचालित करेगा, कौन कर्मचारी किस स्थान पर कार्य करेगा आदि एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। इससे सभी पक्ष को कार्य में सरलता व सुविधा हो जाती है। विद्यार्थियों को भी चाहिए कि अपने घर पर कॉपी, पुस्तक व अन्य सामग्री की उचित व्यवस्था करें। इसी से आपको समझ आ जाता है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखाएगा जिससे हमको कार्य करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। फिर चलिए देखते हैं हम लोग 10वां सिद्धांत हमारा बोला जा रहा है समता का सिद्धांत। तो देखिए समता बोला जा रहा है ना, अर्थात क्या बोला जा रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में समानता का व्यवहार करना चाहिए, मतलब सभी कर्मचारियों से एक समान मतलब समानता का व्यवहार करना चाहिए। अर्थात कर्मचारियों से सद्भाव, विश्वास, न्याय, उदारता की नीति अपनानी चाहिए। इससे संगठन में शांति बनी रहती है। वह कर्मचारी पूर्ण निष्ठा तथा लगन से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब तक उसमें आप समानता नहीं रखेंगे वो कार्य अच्छे ढंग से सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। फिर 11वां सिद्धांत हमारा आता है स्थायित्व का सिद्धांत। क्या आता है, स्थायित्व का सिद्धांत। तो देखो फ्योल ने कहा है कि कार्य की अवधियों में कर्मचारियों में अपनी सेना के प्रति स्थायित्व व सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। क्या बोला जा रहा है, उनकी सुरक्षा की भावना पहले से विद्यमान होनी चाहिए। इस हेतु उपक्रम को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। स्थायित्व का गुण न होने से एक तो कर्मचारी पूर्ण क्षमता व लगन से कार्य नहीं करेगा, दूसरी ओर अन्य श्रेष्ठ व स्थायी रोजगार की प्राप्ति हेतु प्रयास करेगा। इस संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए कि एक मध्यस्थ स्तर का स्थायी कर्मचारी उच्च स्तर के अस्थायी कर्मचारियों से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। अब देखिए 12वां आता है हमारा पहल शक्ति का सिद्धांत। 12वां क्या आता है, पहल शक्ति का सिद्धांत। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को प्रत्येक कार्य को सोचकर योजना बनाने के लिए पहल करना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी को
सोच समझकर उस कार्य की योजना बनाना चाहिए तथा आवश्यक सुझाव देने के लिए प्रबंधक द्वारा अधिकारी को देना चाहिए। फिर 13वां आता है हमारा पदाधिकारियों में संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत। क्या? पदाधिकारियों में संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल का मानना है कि कर्मचारी व अधिकारियों के संगठन में एक स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए। मतलब किसी किसके बीच एक स्पष्ट श्रृंखला होना चाहिए, तो चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वह अधिकारी हो। इससे अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर भय नहीं रहता तथा एक टीम भावना से कार्य संपादित किया जा सकता है। किंतु शीघ्र निर्णय लेने या अन्य विषम परिस्थितियों में इस श्रृंखला को तोड़कर निचले स्तर पर ही निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं। अतः निर्णय अधिकार में लोच भी होना चाहिए। सोपान श्रृंखला में समान स्तर के कर्मचारियों के मध्य ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है ना। अब देखिए, हमारा अब लास्ट आता है 14, सहयोग एवं सहकारिता। तो देखिए, सहयोग मतलब आप सभी जानते हैं हेल्प, और सहकारिता का अर्थ होता है सहकारिता का अर्थ हो गया सधनकारिता, अर्थात साथ साथ कार्य करने से लगाया जाता है। सहकारिता 2 शब्दों से मिलकर बना है। सहधनकारिता अर्थात साथ साथ कार्य करने से को क्या कहा गया है? यहाँ पे सहकारिता कहा गया है। इसमें आपसी सहयोग और सहकारिता की भावना से कार्य करने पर बल दिया जाता है। मैंने आपको भी बताया ना, सहकारिता का साथ कर मिलकर कार्य करने से बताया गया है। तो जैसे मैं के स्थान पर हम के सिद्धांत को अमल में लाना चाहिए। मैं के स्थान पर मैं मतलब केवल मैं स्वयं हो जाता हूँ, लेकिन हम कहेंगे तो हम सभी आ जाएंगे उसमें। इसलिए हम के सिद्धांत को अमल में लाना चाहिए, क्योंकि मैं घमंड एवं हम सहयोग का दर्पण है। आपसी सहयोग से लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अतः सहयोग व सहकारिता के आधार पर कार्य क्या हो सकता है? संपन्न करना चाहिए। अब देखिए, फ्योल का मानना है कि उपक्रम कैसा भी क्यों न हो, यदि इन 14 सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू किया गया तो वह उपक्रम अतिशीघ्र चरम सीमा पर पहुंच सकता है। मतलब जो हमारा कार्य है वो चरम सीमा तक पहुंच सकता है। यदि फ्योल द्वारा बताए गए 14 सिद्धांतों का हम प्रतिपालन अच्छे से करते हैं तो हमारा उपक्रम आसानी से उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। तो देखिए, इस सिद्धांतों को व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य सामाजिक जीवन या अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने पेरिस में एक प्रशासनिक अध्ययन केंद्र भी खोला था। फ्योल का प्रबंध के क्षेत्र में फ्योल का योगदान भी महत्व को देखते हुए उन्हें प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए, फ्योल के सिद्धांतों को कुछ लोगों ने विरोध भी किया, किंतु इसका निष्कर्ष यह है कि आज भी अनेक उद्योगों में इस सिद्धांतों को पालन किया जा रहा है। उन उद्योगों में इन सिद्धांतों को परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित कर प्रयोग में लाया जाता है। इस सिद्धांतों की उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। तो देखिए, अभी हमने पूरा देख लिया क्या फ्योल के योगदान, फ्योल के सिद्धांत, है ना। अब आगे हम देखेंगे टेलर के सिद्धांत।